पहला सवाल पर्यावरण की परिभाषा से ही जुड़ा है। पर्यावरण में आखिर क्या क्या शामिल होता है? जैविक घटक, अजैविक घटक या दोनों? और यहीं से एक तरह से हमारी कहानी का आधार बनता है। इसका सही जवाब है दोनों। पर्यावरण सिर्फ जंगल, जानवर या नदियां नहीं है। इसमें जीवित चीजें यानी जैविक और निर्जीव चीजें मतलब अजैविक, जैसे हवा, पानी, पत्थर। हाँ, वो सब कुछ शामिल है। और तो और इसमें हमारे बनाए शहर और सड़कें भी शामिल हैं। ये एक पूरा सिस्टम है। और जब इस सिस्टम का संतुलन बिगड़ता है तो हम उसे प्रदूषण कहते हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि प्रदूषण की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? क्या ये सिर्फ जहरीले पदार्थों की मौजूदगी है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक विशेषताओं में कोई भी ऐसा अवांछनीय बदलाव जो इंसानों या दूसरे जीवों के लिए हानिकारक हो। मतलब अगर नदी में सिर्फ गर्म पानी भी छोड़ दिया जाए जो जहरीला नहीं है तो वो भी प्रदूषण है। अच्छा, क्योंकि वो वहाँ के जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। एकदम सही। ये एक अहम फर्क है। अब प्रदूषकों के प्रकार पर आते हैं। एक सवाल है प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में, जिसका एक उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड है, और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। इन दोनों में क्या अंतर है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वो हैं जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे गाड़ी के धुएं से निकला कार्बन मोनोऑक्साइड या फैक्ट्री की चिमनी से निकली सल्फर डाइऑक्साइड। ये कह सकते हैं विलन नंबर 1 है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तो फिर ये द्वितीयक प्रदूषक कैसे बनते हैं? होता क्या है कि जब ये प्राथमिक प्रदूषक हवा में पहुंचते हैं तो वो चुपचाप नहीं बैठते। वे सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन से जो नए और ज्यादा खतरनाक प्रदूषक बनते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। बिल्कुल, जैसे ओजोन मतलब ग्राउंड लेवल ओजोन और फोटोकेमिकल स्मॉग। ये सीधे किसी चिमनी से नहीं निकलते, ये हवा में ही बनते हैं। यानी समस्या सिर्फ यह नहीं कि हम क्या छोड़ रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वो हवा में जाकर क्या बन रहा है। और इन प्रदूषकों के स्रोत भी अलग अलग होते हैं। लिस्ट में एक सवाल है बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत के बारे में। हाँ, और इसे एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। बिंदु स्रोत एक लीक हो रहे हैं नल की तरह है। आपको ठीक ठीक पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है। फैक्ट्री की चिमनी या शहर का गंदा नाला जो नदी में गिर रहा है वो एक बिंदु स्रोत है, आप उस पर उंगली रख सकते हैं। और गैर बिंदु स्रोत? वो एक सीलन भरी दीवार की तरह है। नमी हर जगह से आ रही है और आप किसी एक छेद को दोष नहीं दे सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कृषि अपवाह मतलब एग्रीकल्चरल रन ऑफ। जब पूरे खेत में कीटनाशक और उर्वरक डाले जाते हैं और बारिश के पानी के साथ बहकर वो नदी में मिल जाते हैं तो उसका कोई एक स्रोत नहीं होता। जी, ये एक बहुत बड़े इलाके से आता है और इसीलिए इसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल है। तो हमने देखा कि ये प्रदूषक हवा में छोड़े जाते हैं। चलिए अब हवा में इनके कारनामों पर नजर डालते हैं। लिस्ट का अगला हिस्सा वायु प्रदूषण पर है और पहला ही सवाल है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के बारे में। इसके पीछे कौन सी गैसें हैं? इसके मुख्य अपराधी हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अच्छा, ये गैसें कोयले वाले पावर प्लांट और गाड़ियों से निकलकर हवा में ऊपर जाती हैं और पानी की बूंदों से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। और जब ये बारिश के साथ नीचे आता है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं होता। मैंने पढ़ा है कि इसने ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों को भी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, ये संगमरमर को धीरे धीरे एक तरह से कैंसर की तरह खा जाता है। इसके अलावा ये मिट्टी को अम्लीय बनाकर खेती को नुकसान पहुंचाता है और झीलों के पानी को इतना एसिडिक कर देता है कि उसमें मछलियां जिंदा नहीं रह पाती। हवा में बनने वाली एक और खतरनाक चीज है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसका जिक्र हमने किया था। ये अक्सर गर्म धूप वाले शहरों में क्यों होता है? क्योंकि स्मॉग बनने की रेसिपी में 3 चीजें जरूरी हैं। एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरे प्रदूषक जो गाड़ियों से मिलते हैं। हाँ, दूसरा अस्थिर कार्बनिक यौगिक या VOCs, और तीसरा इन दोनों को पकाने के लिए तेज धूप। जब तेज धूप इन केमिकल्स पर पड़ती है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जिससे जमीनी स्तर पर ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन जैसे खतरनाक प्रदूषक बनते हैं। इसीलिए ये दिल्ली या लॉस एंजल्स जैसे शहरों में ज्यादा दिखता है। जी, खासकर सर्दियों की धूप में। और ये पैन चीज क्या है? ये इतनी खतरनाक क्यों है? पैन एक बहुत शक्तिशाली आंख और फेफड़ों में जलन पैदा करने वाला पदार्थ है। ये पौधों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये स्मॉग का वो अदृश्य हिस्सा है जो हमें शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब एक ऐसे प्रदूषक की बात करते हैं जो अदृश्य तो है लेकिन बहुत घातक है। लिस्ट में एक सवाल है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में, जो नाइट्रेट्स के कारण होता है। ये होता कैसे है? ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है जो अक्सर भूजल प्रदूषण से जुड़ी है। जब खेतों में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रेट उर्वरक रिसकर पीने के पानी में मिल जाते हैं, हाँ, और उस पानी को छोटे बच्चों को मतलब 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को पिलाया जाता है तो उनके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया उस नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये नाइट्राइट खून में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और उसकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। ओहो, तो इससे बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है? जी, क्योंकि उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। ये तो बहुत ही भयानक है। ये दिखाता है कि जमीन पर डाला गया केमिकल हमारे बच्चों के शरीर के अंदर तक पहुंच सकता है। हवा में मौजूद एक और चीज जिस पर बहुत बात होती है वो है PM 2.5। हम सब सुनते हैं कि ये PM 10 से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन क्यों? इसका राज इसके आकार में छिपा है। PM 10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर से छोटे कण और PM 2.5 का मतलब है 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे। बहुत ही छोटे हैं। हाँ, हमारे नाक और फेफड़ों में धूल मिट्टी को रोकने के लिए एक डिफेंस सिस्टम होता है जो PM 10 जैसे मोटे कणों को तो काफी हद तक रोक लेता है। लेकिन PM 2.5 के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। PM 2.5 इतना महीन होता है कि ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को भेद कर फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से एल्वियोली तक पहुंच जाता है। और बात यही नहीं रुकती, ये वहां से सीधे हमारे खून में मिल जाता है। खून में? जी, ये सिर्फ धूल नहीं है, इसमें अक्सर भारी धातुएं, सल्फेट्स और कार्बन के कण होते हैं जो पूरे शरीर में घूमकर सूजन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देते हैं। मतलब ये एक अदृश्य हत्यारा है जो हमारे खून में तैर रहा है। जी। लिस्ट में एक और बीमारी का जिक्र है, सिलिकोसिस। ये सिलिका धूल से होती है। ये किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है? ये एक व्यावसायिक बीमारी है, मतलब उन लोगों को होती है जो पत्थर की खदानों में, निर्माण स्थलों पर या कांच और सिरेमिक उद्योग में काम करते हैं।
जब वो लगातार सिलिका की धूल में सांस लेते हैं तो ये कांच के छोटे छोटे कणों की तरह उनके फेफड़ों में जमा हो जाती हैं और फेफड़ों के ऊतकों को स्थायी रूप से सख्त और खराब कर देती है, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी तकनीकें आईं। ये काम कैसे करती हैं? ये गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा एक छोटा सा डिवाइस है, लेकिन ये जादू की तरह काम करता है। इसके अंदर प्लैटिनम और रोडियम जैसे कीमती धातुओं की एक जाली होती है। जब धुएं की जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इस जाली से गुजरती हैं, तो ये धातुएं एक उत्प्रेरक का काम करती हैं और इन गैसों को कम हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में बदल देती हैं। ये तो कमाल का डिवाइस है, लेकिन क्या ये 100% प्रदूषण खत्म कर देता है? नहीं, 100% प्रभावी नहीं है, लेकिन ये प्रदूषण को 90% तक कम कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। आजकल की लगभग सभी नए पेट्रोल गाड़ियों में ये अनिवार्य रूप से लगा होता है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये ठीक से काम करे इसके लिए इंजन का सही स्थिति में होना जरूरी है और ये PM 2.5 जैसे कणों पर काम नहीं करता। तो हमने देखा कि सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में जाकर अम्ल वर्षा बनाते हैं, लेकिन जब ये बारिश जमीन पर गिरती है तो इसका असर सिर्फ इमारतों पर नहीं होता, ये हमारे नदी तालाबों में भी जाती है और यहीं से हमारी कहानी जल प्रदूषण की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल सही जुड़ाव है। जल प्रदूषण को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस पर भी एक सवाल है। हाँ, BOD क्या मापता है? BOD सीधे सीधे पानी में मौजूद कार्बनिक कचरे की मात्रा को मापता है, जैसे सीवेज या फैक्ट्री का कचरा। इसे ऐसे समझें, जब पानी में ये कचरा जाता है तो बैक्टीरिया इसे विघटित करने मतलब खाने का काम शुरू कर देते हैं और इस काम के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमें सांस लेने के लिए होती है। बिल्कुल। तो अगर BOD ज्यादा है, इसका मतलब पानी में कचरा ज्यादा है। एकदम सही। ज्यादा कचरा मतलब बैक्टीरिया को ज्यादा काम करना पड़ेगा और उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर BOD बहुत ज्यादा है तो बैक्टीरिया पानी में सारी घुली हुई ऑक्सीजन खींच लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मछली और दूसरे जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी से मरने लगते हैं। ये तो किसी झील या नदी का दम घुटने जैसा हुआ। कह सकते हैं, बिल्कुल। और कुछ प्रदूषक तो ऐसे हैं जिन्हें बैक्टीरिया तोड़ भी नहीं पाते। लिस्ट में एक सवाल है गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक पर, जिसका उदाहरण DDT है। ये इतने खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये प्रकृति में सैकड़ों सालों तक बने रहते हैं। DDT जैसे कीटनाशक को जब खेत में डाला जाता है तो ये मिट्टी और पानी में पहुंच जाता है। वहां से ये छोटे छोटे जलीय पौधों में जाता है। फिर छोटी मछली उन पौधों को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और फिर कोई पक्षी या इंसान उस बड़ी मछली को खाता है। जी। और हर स्तर पर DDT की मात्रा उस जीव के शरीर में जमा होती जाती है और बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब खाद्य श्रृंखला में जो जितना ऊपर होगा उसके शरीर में जहर उतना ही ज्यादा जमा होगा। एकदम सही। इसी तरह जल प्रदूषण का एक और भयानक रूप है यूट्रोफिकेशन, जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से होता है। ये क्या प्रक्रिया है? जब खेतों के उर्वरक और हमारे डिटर्जेंट से निकले नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स तालाब या झील में पहुंचते हैं तो वे शैवाल मतलब एल्गी के लिए सुपर फूड का काम करते हैं। अच्छा, इससे शैवाल की आबादी में विस्फोट हो जाता है और पानी की पूरी सतह हरी हो जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। जब ये सारे शैवाल एक साथ मरते हैं तो उन्हें विघटित करने के लिए बैक्टीरिया फिर से पानी की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं और झील एक मरी हुई जगह बन जाती है। प्रदूषण से जुड़े कुछ बीमारियों के नाम बहुत भयानक है। लिस्ट में 2 का जिक्र है, मिनामाता और इटाइटाई। इनकी कहानियां क्या हैं? ये दोनों ही कहानियां जापान से हैं और औद्योगिक प्रदूषण की सबसे बड़ी चेतावनियां हैं। मिनामाता रोग पारे यानी मर्क्यूरी के प्रदूषण से होता है। 1950 के दशक में मिनामाता शहर की एक फैक्ट्री दशकों तक पारे को समुद्र में बहाती रही। ये पारा मछलियों के शरीर में जमा हो गया। जब स्थानीय लोगों ने उन मछलियों को खाया तो उन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हुई, हाथ पैर सुन्न पड़ना, लकवा और यहाँ तक की मौतें भी हुई। और इटाई, ये नाम ही कितना दर्दनाक है। इसका मतलब है इट हर्ट्स। ये नाम ही उस बीमारी के दर्द को बयां करता है। ये कैडमियम प्रदूषण के कारण हुई। एक खनन कंपनी नदियों में कैडमियम बहा रही थी, जो चावल के खेतों तक पहुंच गया। जब लोगों ने वह चावल खाया तो कैडमियम ने उनकी हड्डियों को बेहद कमजोर और भंगुर बना दिया, जिससे उन्हें असहनीय दर्द होता था। ये दोनों घटनाएं हमें सिखाती हैं कि औद्योगिक कचरे को हल्के में लेने का अंजाम क्या हो सकता है। बिल्कुल। वाकई ये सिर्फ बीमारियां नहीं बल्कि ऐतिहासिक त्रासदियां हैं। अब जब प्रदूषित पानी जमीन में रिसता है तो वो मिट्टी को भी बर्बाद कर देता है, जो हमारी बातचीत का अगला पड़ाव है, मृदा प्रदूषण। हाँ, और आज के समय में इसका सबसे बड़ा कारण है रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। ये रसायन न केवल मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देते हैं, बल्कि मिट्टी में जमा होकर हमारी फसलों के जरिए हमारे शरीर में भी पहुंचते हैं। लिस्ट में एक और खतरनाक चीज का जिक्र है, पॉप्स यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इनकी क्या खासियत है? यूपीएस प्रदूषण की दुनिया के सुपर विलन है। इनकी 3 खासियतें हैं। एक, ये बेहद जहरीले होते हैं। दूसरा, ये जीवों के फैट टिश्यू में जमा हो जाते हैं, जिसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और तीसरा, ये हवा पानी के जरिए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर? जी। DDT इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अमेरिका में छिड़का गया DDT ध्रुवीय भालुओं के शरीर में पाया गया है। ये कहीं छिपते नहीं है, बस घूमते रहते हैं। ये तो वाकई चिंताजनक है। और आज के दौर में एक नए तरह का कचरा हमारे सामने है, ई कचरा। फेंका हुआ मोबाइल फोन इसका एक उदाहरण है। ये आम कचरे से अलग कैसे है? ये बहुत अलग और ज्यादा खतरनाक है। इन डिवाइसेस में सीसा, पारा, कैडमियम और आर्सेनिक जैसी कई जहरीली भारी धातुएं होती हैं। जब इन्हें लैंडफिल में फेंक दिया जाता है तो ये धातुएं रिस कर मिट्टी और भूजल में मिल जाती हैं। ये समस्या सिर्फ कचरे के ढेर की नहीं बल्कि इंसानी सेहत की भी है। तो इस सारे कचरे के प्रबंधन का सबसे सही तरीका क्या है? पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग? हाँ, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे बेहतर तरीका है 3R का सिद्धांत: रिड्यूस, रीयूज और फिर रिसाइकल।
कम करें, पुनः उपयोग करें और फिर पुनर्चक्रण करें। जी, यानी सबसे पहले तो कचरा पैदा ही कम करें, फिर जो है उसे बार बार इस्तेमाल करें, और जब वो किसी काम का न रहे तब उसे रिसाइकिल करें। रिसाइकलिंग सबसे अच्छा अंतिम विकल्प है, क्योंकि ये संसाधनों को बचाता है और प्रदूषण कम करता है। बिल्कुल सही। तो हमने उस प्रदूषण की बात की जिसे हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं। अब उस प्रदूषण पर आते हैं जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण। शोर को मापने की इकाई क्या है? शोर की तीव्रता को डेसिबल या डीबी में मापा जाता है। हर्ट्ज ध्वनि की आवृत्ति यानी पिच को मापता है, लेकिन ध्वनि कितनी तेज है ये डेसिबल बताता है। और लगातार तेज शोर में रहने के क्या असर होते हैं? क्या ये सिर्फ कानों को नुकसान पहुंचाता है? सुनने की क्षमता में कमी तो सबसे सीधा और स्थायी नुकसान है, लेकिन इसके असर कई ज्यादा गहरे हैं। लगातार शोर हमारे शरीर को एक स्थायी लड़ो या भागो मोड में रखता है। फाइट और फ्लाइट। जी, जिससे तनाव, उच्च रक्तचाप, नींद की समस्या और यहाँ तक कि हृदय रोग भी हो सकते हैं। ये हमारी मानसिक शांति को चुरा लेता है। इसीलिए कुछ इलाकों को साइलेंट जोन घोषित किया जाता है, जहां शोर का स्तर सबसे कम रखने की हिदायत होती है। हाँ, जैसे अस्पताल, स्कूल और अदालतें। अस्पतालों में मरीजों को ठीक होने के लिए शांति चाहिए, और स्कूलों में बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए इन जगहों पर शोर का स्तर बहुत कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि यहाँ शांति एक जरूरत है, विलासिता। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो पहला सवाल नंबर 26, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शंस है A, औद्योगिक विकास को बढ़ाना, B, परियोजनाओं के पर्यावरणीय परिणामों का आकलन करना, C, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, या D, जैव विविधता मानचित्रण में सुधार करना। इसका सही उत्तर है B। EIA का जो मूल उद्देश्य है वो किसी भी प्रस्तावित परियोजना के, मतलब जो भी संभावित पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, उनका पहले से आकलन करना है, ताकि जो नकारात्मक प्रभाव हैं उन्हें कम किया जा सके। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल 27, भारत में EIA प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है? A, स्क्रीनिंग, B, स्कोपिंग, C, सार्वजनिक परामर्श, और D, पर्यावरणीय लेखा परीक्षा। इसका सही उत्तर है D, पर्यावरणीय लेखा परीक्षा। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। जी, यह इसलिए क्योंकि पर्यावरणीय लेखा परीक्षा जो है वो आमतौर पर परियोजना के चालू होने के बाद की प्रक्रिया है। यह EIA के शुरुआती चरणों का हिस्सा नहीं है। समझ गए। तो अब सवाल 28, भारत में EI अधिसूचना किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? विकल्प है A, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, B, वन संरक्षण अधिनियम 1980, C, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या D, जैविक विविधता अधिनियम 2002। इसका उत्तर है C। EIA को जो कानूनी आधार मिलता है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से मिलता है। यही वो एक्ट है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए जरूरी उपाय करने का अधिकार देता है। ओके, सवाल 29, निम्नलिखित में से किस परियोजना के लिए अनिवार्य EIA मंजूरी की आवश्यकता है? A, छोटी सिंचाई परियोजना, B, राजमार्ग निर्माण, C, व्यक्तिगत आवास परियोजना, या फिर D, हथकरघा उद्योग। इसका सही जवाब है B, राजमार्ग निर्माण। अच्छा जी, क्योंकि जो बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं होती हैं जैसे राजमार्ग, उनका पर्यावरण पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उनके लिए EIA अनिवार्य है। सही है। और EIA पर आखिरी सवाल 30, EIA में जन सुनवाई यानी पब्लिक हियरिंग का उद्देश्य क्या है? A, मंजूरी में तेजी लाना, B, परियोजना की लागत कम करना, C, प्रभावित हितधारकों को शामिल करना, या D, न्यायिक समीक्षा को समाप्त करना। इसका उत्तर है C। सीधी सी बात है। जन सुनवाई ये सुनिश्चित करती है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं, जो स्थानीय समुदाय हैं, उनकी चिंताओं और सुझावों को भी शामिल किया जाए। बिल्कुल, निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल किया जाए। ठीक है, तो अब अपशिष्ट प्रबंधन पर आते हैं। सवाल 31, निम्नलिखित में से किसे खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? A, रसोई का कचरा, B, कागज का कचरा, C, बायोमेडिकल कचरा, D, फसल अवशेष। इसका सही उत्तर है C, बायोमेडिकल कचरा। क्यों? क्योंकि इसमें संक्रामक पदार्थ हो सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा करते हैं। अच्छा, तो इसी से जुड़ा है सवाल 32, बायोमेडिकल कचरे में क्या शामिल है? 3 कथन है। 1, इस्तेमाल की गई सिरिंज, 2, मानव शारीरिक अपशिष्ट, और 3, एक्सपायर हो चुकी दवाएं। तो विकल्प है कि क्या सिर्फ 1 और 2 सही है, या सिर्फ 2, या तीनों सही है, या सिर्फ 1? इसका उत्तर है C, ये तीनों ही, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ये सभी आइटम स्वास्थ्य सुविधाओं से, मतलब अस्पतालों और क्लिनिक से उत्पन्न होते हैं और बायोमेडिकल कचरे का हिस्सा हैं। और इनके लिए विशेष प्रबंधन की जरूरत होती है। एकदम ठीक है। सवाल 33, भस्मीकरण जिसे इंसिनरेशन कहते हैं, किसके निपटान के लिए सबसे उपयुक्त है? A, प्लास्टिक कचरा, B, रेडियोधर्मी कचरा, C, बायोमेडिकल कचरा, या D, निर्माण मलबा। इसका उत्तर भी है C, बायोमेडिकल कचरा। भस्मीकरण में होता क्या है कि उच्च तापमान पर कचरे को जलाकर कीटाणुओं और रोगजनकों को नष्ट कर दिया जाता है, जो इसे संक्रामक कचरे के लिए सुरक्षित बनाता है। बिल्कुल। अब आते हैं सवाल 34 पर। सैनिटरी लैंडफिल की क्या विशेषता है? A, खुले में फेंकना, B, लीचित संग्रह प्रणाली, C, कोई पृथक्करण नहीं, या D, कचरा जलाना। इसका उत्तर है B, लीचेट संग्रह प्रणाली यानी लीचेट कलेक्शन सिस्टम। ये लीचिट क्या होता है? देखिए, सैनिटरी लैंडफिल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कचरे से निकलने वाला जो दूषित तरल है, जिसे लीचेट कहते हैं, अच्छा, उसे इकट्ठा कर उपचारित किया जा सके ताकि वो भूजल को प्रदूषित ना करे। समझ गए। और अब अपशिष्ट प्रबंधन पर सवाल 35, कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन सिद्धांत कचरे की रोकथाम को प्राथमिकता देता है? A, 3R सिद्धांत, B, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, C, एहतियाती सिद्धांत, या D, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व। इसका सही जवाब है A, 3R सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसका जो पहला R है, रिड्यूस, उसका अर्थ ही है कि कचरा पैदा ही कम से कम किया जाए, रोकथाम सबसे पहले। बिल्कुल। अब प्रदूषण के कुछ दूसरे रूपों पर बात करते हैं। सवाल 36,
तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पोल्यूशन मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ए. मिट्टी की उर्वरता, बी. घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर, सी. भूजल पुनर्भरण या डी. वायुमंडलीय परिसंचरण। इसका उत्तर है बी, घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर। वो कैसे? जब बिजली संयंत्रों या उद्योगों से गर्म पानी को नदियों या झीलों में छोड़ा जाता है तो यह पानी का तापमान बढ़ा देता है और गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। हाँ, उनका दम घुटने लगता है। ठीक है, सवाल 37। कौन सी गतिविधि समुद्री प्रदूषण का कारण बनती है? ए. तेल का रिसाव, बी. सीवेज का निर्वहन, सी. प्लास्टिक डंपिंग या डी. उपरोक्त सभी। इसका तो सीधा सा उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी गतिविधियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। सही। सवाल 38। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खतरनाक रेडियोधर्मी कचरा है? ऑप्शंस हैं ए. निम्न स्तरीय अपशिष्ट, बी. मध्यवर्ती स्तरीय अपशिष्ट, सी. उच्च स्तरीय अपशिष्ट और डी. चिकित्सा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। उत्तर है सी, उच्च स्तरीय अपशिष्ट। यह परमाणु रिएक्टरों से आता है और यह अत्यधिक रेडियोधर्मी होता है, हजारों वर्षों तक खतरनाक बना रह सकता है। इसीलिए इसके निपटान के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होती होगी। बहुत ज्यादा। अगला सवाल 39। जैव संचय यानी बायो अक्यूमुलेशन का क्या अर्थ है? ए. पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, बी. जीव के भीतर प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि, सी. पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषकों का फैलाव या डी. प्रदूषकों का टूटना। इसका उत्तर है बी। ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जीवन काल में पर्यावरण से प्रदूषकों को, जैसे कीटनाशक या भारी धातु, उन्हें अवशोषित करता है और वो उसके ऊतकों में मतलब टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। जी, जमा हो जाते हैं। तो फिर सवाल 40। जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन जैव संचय से किस प्रकार भिन्न है? ए. ये एक ही पोषी स्तर के भीतर होता है, बी. ये खाद्य श्रृंखला के साथ बढ़ता है, सी. ये केवल उत्पादकों को प्रभावित करता है या डी. ये विषाक्तता को कम करता है। इसका सही उत्तर है बी। जैव आवर्धन तब होता है जब प्रदूषक की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में, मतलब फूड चेन में ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। अच्छा, जैसे एक छोटी मछली में थोड़ी मात्रा। हाँ, और उसे खाने वाली बड़ी मछली में उससे ज्यादा और उस बड़ी मछली को खाने वाले पक्षी में सबसे ज्यादा। समझ गए। अब कुछ और प्रकार के प्रदूषण पर आते हैं। सवाल 41। किस क्षेत्र में सबसे सख्त ध्वनि मानक है? ए. आवासीय, बी. वाणिज्यिक, सी. औद्योगिक या डी. शांत क्षेत्र। इसका उत्तर है डी, शांत क्षेत्र यानी साइलेंस जोन। इसमें अस्पताल, स्कूल जैसे इलाके आते हैं जहां शोर का स्तर न्यूनतम रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। सवाल 42। प्रकाश प्रदूषण का क्या कारण है? ए. सोडियम वेपर लैंप, बी. अत्यधिक बाहरी प्रकाश व्यवस्था, सी. लेजर बीम या डी. केवल पटाखे। इसका उत्तर है बी, अत्यधिक गलत दिशा में और अनावश्यक कृत्रिम प्रकाश, खासकर रात में। यही प्रकाश प्रदूषण का मुख्य कारण है। और सवाल 43। यह प्रकाश प्रदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? ए. जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, बी. प्रवासी पक्षी और कीड़े, सी. मिट्टी के रोगाणु या डी. वायु गुणवत्ता। इसका सही उत्तर है बी, प्रवासी पक्षी और कीड़े। रात में जो ये कृत्रिम प्रकाश होता है वो प्रवासी पक्षियों के नेविगेशन में बाधा डालता है और कीड़ों के व्यवहार चक्र को भी बाधित करता है। अब आते हैं अंतिम खंड पर, प्रदूषण नियंत्रण। सवाल 44। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का क्या अर्थ है? ए. सरकार सफाई का खर्च वहन करती है, बी. प्रदूषक पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा देता है, सी. प्रदूषण अपरिहार्य है या डी. उद्योगों को छूट दी जाती है। इसका उत्तर है बी। यह सिद्धांत कहता है कि जो प्रदूषण पैदा करता है उसे ही उस प्रदूषण से होने वाले नुकसान को मैनेज करने और उसकी भरपाई करने की लागत भी उठानी चाहिए। सीधी बात है, जो फैलाएगा वो भरेगा। बिल्कुल। सवाल 45। कणिकीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकल्प है ए. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बी. स्क्रबर, सी. साइक्लोन सेपरेटर या डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रौद्योगिकियां उद्योगों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाली गैसों से जो हानिकारक कण होते हैं उन्हें हटाने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है। सवाल 46। भारत में कौन सा अधिनियम विशेष रूप से वायु प्रदूषण से संबंधित है? ए. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी. वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, सी. जल अधिनियम 1974 या डी. कारखाना अधिनियम 1948। इसका सही उत्तर है बी, वायु अधिनियम 1981। यही भारत में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए बनाया गया मुख्य कानून है। ओके। सवाल 47। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB किसके अधीन काम करता है? ए. ऊर्जा मंत्रालय, बी. स्वास्थ्य मंत्रालय, सी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या डी. नीति आयोग। इसका उत्तर है सी, CPCB पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन है और यह प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित मामलों पर सरकार को तकनीकी सलाह देता है। सवाल 48। कौन सा उपकरण स्वास्थ्य पर प्रभाव के संदर्भ में वायु गुणवत्ता को मापता है? ए. AQI, बी. BOD, सी. COD या डी. DO। इसका उत्तर है ए. AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हम रोज देखते हैं। जी, ये आम लोगों को ये समझने में मदद करता है कि हवा कितनी प्रदूषित है और उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। बाकी जो है BOD, COD और DO वो पानी की गुणवत्ता के मापक हैं। ठीक है। सवाल 49। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी प्रदूषण नियंत्रण को सबसे अच्छा दर्शाता है? ए. एंड ऑफ पाइप उपचार, बी. प्रदूषकों का तनुकरण, सी. स्वच्छ उत्पादन तकनीकें या डी. खुले में डंपिंग। इसका उत्तर है सी, स्वच्छ उत्पादन तकनीकें। ये तकनीकें स्रोत पर ही, मतलब जहां से प्रदूषण शुरू होता है वहीं पर उसे कम करने या खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो कि बाद में इलाज करने से कहीं बेहतर है। बहुत बेहतर और स्थायी तरीका है। और अब आज का आखिरी सवाल, सवाल 50। कौन सा दृष्टिकोण प्रदूषण होने से पहले उसे रोकने पर केंद्रित है?
ए उपचारात्मक, बी प्रतिक्रियात्मक, सी निवारक या डी पुनर्स्थापनात्मक? इसका उत्तर है सी निवारक यानी प्रिवेंटिव। यह दृष्टिकोण समस्या उत्पन्न होने से पहले ही उसे रोकने के सिद्धांत पर आधारित है और यही सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये थी हमारी पर्यावरण और प्रदूषण पर आधारित सवालों की एक तेज तर्रार पड़ताल। हमने देखा कि कैसे कुछ ही मिनटों में कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं को छुआ जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। इन सवालों से यह स्पष्ट है कि हमारे पास प्रदूषण की पहचान करने, उसे मापने और उसे नियंत्रित करने के लिए सिद्धांत भी हैं, कानून भी हैं और तकनीकें भी मौजूद हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन प्रभावी समाधानों को जमीनी स्तर पर पूरी तरह से लागू करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या ये तकनीकी सीमाएं हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर सार्वजनिक जागरूकता का अभाव? जय हिंद, जय भारत।